जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियाँ देखने को मिलता है। तो आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं। प्राची ने इस विषय पर अब सोचना बंद कर दिया है। सोच सोच कर बहुत दिमाग खराब कर लिया, पर आज तक कोई हल नहीं निकाल पाई। उसने लाख कोशिश की कि मुट्ठी से कुछ भी न फिसलने दे, पर कहाँ रोक पाई। जितना रोकने की कोशिश करती, सब कुछ उतनी तेजी से फिसलता जाता। असहाय हो देखने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, और इसीलिए उसने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया है। दुख उसे अब उतना आहत नहीं करता, आंसू नहीं निकलते, आंखें सूख गई हैं। पिछले 2 सालों में जाने कितने वादे उसने खुद से किए, विनय से किए, खूब फड़फड़ाई। पैसा था हाथ में, खूब उड़ाती रही। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक, एक शहर से दूसरे शहर तक भागती रही, इस उम्मीद में कि विनय को दवा मिल जाएगी और वह पहले की तरह ठीक होकर अपना काम संभाल लेगा। सब कुछ विनय ने अपनी मेहनत से ही तो अर्जित किया है। यदि वही आज विनय पर खर्च हो रहा है तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने बच्चों की तरफ देखना बंद कर दिया है। पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें, बस वह सब संभाल लेगी। रिश्तेदार विनय को देखकर और सहानुभूति जताते हुए जा चुके हैं। देखते ही देखते प्राची टूट रही है। जिस बीमारी की कोई दवा ही न बनी हो, उसे वो खोज रही है। घंटों लैपटॉप पर, वेबसाइटों पर इलाज और डॉक्टर ढूंढती रहती है। जैसे ही कुछ मिलता है, ईमेल कर देती है या फोन पर संपर्क करती है। कुछ आश्वासनों के झुंझुने थमा देते, कुछ गोलमोल उत्तर देते। आश्वासनों के झुंझुनों को सच समझकर वह उन तक दौड़ जाती। विनय को आश्वस्त करने के बहाने शायद खुद को आश्वस्त करती। दवाइयाँ, इंजेक्शन, टेस्ट नए सिरे से शुरू हो जाते। डॉक्टर हेपेटाइटिस ए और बी में दी जाने वाली दवाइयाँ और इंजेक्शन ही सी के लिए रिपीट करते। जब तक दवाइयाँ चलती, वायरस का बढ़ना रुक जाता, और जहाँ दवाइयाँ बंद होती, वायरस तेजी से बढ़ने लगता। दवाइयों के साइड इफेक्ट होते। कभी शरीर पानी भरने से फूल जाता, कभी उल्टियाँ लग जाती, कभी खूब तेज बुखार चढ़ता, शरीर में खुजली हो जाती, दिल की धड़कनें बढ़ जाती, सांस उखड़ने लगती, और प्राची डॉक्टर तक दौड़ जाती। पिछले 2 साल से प्राची जीना भूल गई, स्वयं को भूल गई। उसे याद है केवल विनय और उसकी बीमारी। लगभग 70,000 या 80,000 रुपये महीना दवाइयों और टेस्टों पर खर्च कर जब साल भर बाद उसने खुद को टटोला तो बैंक बैलेंस आधे से अधिक खाली हो चुका था। प्राची ने तो लीवर ट्रांसप्लांट का मन भी बनाया था। डॉक्टर से सलाह ली, खर्चे की सुनकर पांव तले जमीन निकल गई। इसके बाद भी मरीज के बचने के 20% चांसेज। यदि बच गया तो बाद की बात दवाइयों का खर्चा। पहले लीवर की व्यवस्था करनी है। प्राची सिर थाम कर बैठ गई। पापा से धड़कते दिल से जिक्र किया तो सुनकर वह भी सोच में पड़ गए। फिर समझाने लगे, बेटा इतना खर्च करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया तो तू और बच्चे कहाँ रहेंगे। आज की ही नहीं, कल की भी सोच। पर पापा, विनय ऐसे भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं, कितनी यातना सह रहे हैं, मैं क्या करूं। प्राची रो दी। धैर्य रख बेटी, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं सोचता, तब ईश्वर के भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि तलाश जारी रखना चाहिए। तू तान्या के बारे में सोच, उसका बीए का प्रथम वर्ष है और रितिका का इंटर। बेटी, इनके जीवन के सपने मत तोड़। मैंने यहाँ एक डॉक्टर से बात की है। ऐसे मरीज 10 से 11 साल भी खिंच जाते हैं, तब तक बच्चे किसी लायक हो जाएंगे। सुनने और सोचने के अलावा प्राची के पास कुछ भी नहीं बचा था। विनय जहाँ जरा से संभलते कि शोरूम चले जाते। नौकर और मैनेजर के सहारे कैसे काम चले। न तान्या को फुर्सत है और न ही रितिका को कि शोरूम की तरफ झांक आए। स्वयं प्राची एक पैर पर नाच रही है। आय कम होती जा रही है। इलाज शुरू करने से पहले ही डॉक्टर ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि यदि आप 20 से 25 लाख खर्च करने की
शक्ति रखते हैं तभी इलाज शुरू करें। असहाय विनय सब देख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि प्राची की मुश्किलें आसान हो सके, पर मुश्किलें आसान कहाँ हो पा रही हैं। वह स्वयं जानते हैं कि लीवर कैंसर एक दिन साथ लेकर ही जाएगा। बस वह भी वक्त को धक्का दे रहे हैं। उन्हें भी चिंता है कि उनके बाद परिवार का क्या होगा, अकेले प्राची क्या क्या संभालेगी। इस बार विनय ने मन बना लिया है कि रितिका बोर्ड की परीक्षा दे ले, फिर शोरूम संभाले। उनके इस निश्चय पर प्राची अभी चुप है। वह निर्णय नहीं कर पा रही है कि क्या करना चाहिए। अभी पिछले दिनों विनय को नर्सिंग होम में एडमिट करना पड़ा। खून की उल्टियां रुक ही नहीं रही थी। डॉक्टर ने एंडोस्कोपी की और लीवर के सिस्ट बांधे, तब कहीं ब्लीडिंग रुक पाई। 60,000 पहले जमा कराने पड़े। प्राची ने देखा अब तो पासबुक में महज इतने ही रुपए बचे हैं कि महीने भर का घर का खर्च चल सके। अभी तो दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। विनय को बिना बताए सराफा बाजार जाकर अपने कुछ जेवर बेच आई। विनय पूछते रहे कि तुम खर्च कैसे चला रही हो, पैसे कहाँ से आए, पर प्राची ने कुछ नहीं बताया। जब तक चला सकती हूँ चलाने दो, मेरी हिम्मत मत तोड़ो विनय। देख रहा हूँ तुम्हें अब सारे निर्णय अपने आप लेने लगी हो। तुम्हें टेंशन दे के और बीमार नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे अलावा भी तो कुछ सोचो। नहीं, इस समय पहली सोच तुम हो विनय। तुम आत्महत्या कर रही हो प्राची। ऐसा ही सही विनय। यदि मेरी आत्महत्या से तुम्हें जीवन मिलता है तो मुझे स्वीकार है। यह कहकर प्राची ने आंखें पोंछ ली। विनय ने चाहा प्राची को खींचकर छाती से लगा ले, लेकिन आगे बढ़ते हाथ रुक गए। पिछले 1 साल से वह प्राची को छूने को भी तरस गया है। डॉक्टर ने उसे मना किया है। उसके शरीर पर पिछले 1 सप्ताह से दवाई के रिएक्शन के कारण फुंसियां निकल आई हैं। वह चाहकर भी प्राची को नहीं छू सकता। एक नादानी की इतनी बड़ी सजा बिना प्राची को बताए विनय भोग रहा है। क्या बताए प्राची को कि उसने किन्हीं कमजोर पलों में संजय के साथ होटल में एक रात किसी अन्य युवती के साथ गुजारी थी और वहीं से प्राची के साथ विश्वासघात किया। उसके प्यार के भरोसे को तोड़ दिया। किस मुंह से बीते पलों की दास्तां प्राची से कहे। प्राची मर जाएगी, मर तो अब भी रही है, फिर शायद उसकी शक्ल भी न देखे। डॉक्टर ने प्राची को भी सख्त हिदायत दी है कि बिना दस्ताने पहने विनय का कोई काम न करे। उसके बलगम, थूक, पसीना या खून की बूंदें उसे या बच्चों को न छुए। बिस्तर, कपड़े सब अलग रखे। विनय का टॉयलेट भी अलग है। प्राची विनय के कपड़े सबसे अलग धोती है। बिस्तर भी अलग है, यानी अपना सब कुछ और इतना करीब। विनय आज अछूतों की तरह दूर है। जैसे प्राची का मन तड़पता है, वैसे ही विनय भी प्राची की ओर देखकर आंखें भर लेता है। नियति ने उन्हें नदी के 2 किनारों की तरह अलग कर दिया है। दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। दोनों के बिस्तर अलग अलग हुए भी 1 साल हो गया है। प्राची क्या किसी ने भी नहीं सोचा था कि हंसते खेलते घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। कुछ समय से विनय के पैरों पर सूजन आ रही थी, आंखों में पीलापन नजर आ रहा था, तबीयत भी गिरी गिरी रहती थी। प्राची की जिद पर ही विनय डॉक्टर के यहाँ गया था। पीलिया का अंदेशा था। डॉक्टर ने टेस्ट क्या कराए, भूचाल आ गया। अब खोज हुई कि हेपेटाइटिस सी का वायरस आया कहाँ से। डॉक्टर का कहना था कि संक्रमित खून से या यूज्ड सिरिंज से वायरस ब्लड में आ जाता है। पता चला कि विवाह से पहले विनय का एक्सीडेंट हुआ था और खून चढ़ाना पड़ा था। शायद यह वायरस वहीं से आया है। लेकिन यह सुनकर विनय के बड़े भैया भड़क उठे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? खून रेड क्रॉस सोसाइटी से मैं खुद लाया था। लेकिन उनकी बात को एक सिरे से खारिज कर दिया गया और सबने मान लिया कि खून से ही वायरस शरीर में आया है। सबने मान लिया, पर प्राची का मन नहीं माना कि 21 साल तक वायरस ने अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाया।
वायरस आ तो गया पर निष्क्रिय पड़ा रहा, डॉक्टर का कहना था। ठीक कहते हैं डॉक्टर, आप तभी वायरस ने मुझे नहीं छुआ। यह आपका सौभाग्य है प्राची जी, वरना यह बीमारी पति से पत्नी और पत्नी से बच्चों में फैलती ही है। प्राची को लगा डॉक्टर ठीक कह रहा है, सब इस जानलेवा बीमारी से बचे हैं, क्या यही कम है? लेकिन 8 साल पहले विनय ने अपना खून बड़े भैया के बेटे ऋषि को दिया था, जो 2 साल पहले ही विदेश गया है, और उसके विदेश जाने से पहले सारे टेस्ट हुए थे, वायरस वहाँ भी नहीं था। न चाहते हुए भी प्राची जब भी खाली होती, विचार आकर घेर लेते थे, नए सिरे से विश्लेषण करने लगती है। आज अचानक उसके चिंतन को नई दिशा मिली। यदि पति पत्नी को यौन संबंधों द्वारा वायरस दे सकता है तो वह भी इसी तो यौन संबंध बनाकर ला सकता है। क्या विनय भी किसी अन्य से? दिमाग घूम गया प्राची का। एक एक बात उसके सामने नाच उठी। बड़े भैया का विश्वास पूर्वक यह कहना है कि खून संक्रमित नहीं था। उनके बेटे व उनके सबके टेस्ट नेगेटिव आने, यानी वायरस ब्लड से नहीं आया। यह अभी कुछ दिन पहले ही आया है। विनय पर उसे अपने से भी ज्यादा विश्वास था और उसने उसी से विश्वासघात किया। प्राची ने फौरन डॉक्टर को फोन मिलाया। डॉक्टर, आपने यह क्या कहकर मेरा टेस्ट कराया था कि हेपेटाइटिस सी मुझे भी हो सकता है, और आप 85% अपने विचार से सहमत थे। अब उसी 85% का वास्ता देकर आपसे पूछती हूँ कि यदि एक पति अपनी पत्नी को यह वायरस दे सकता है तो स्वयं भी अन्य महिला से यौन संबंध बनाकर यह बीमारी ला सकता है। हाँ, ऐसा संभव है प्राची जी, और इसीलिए 15% मैंने छोड़ दिए थे। प्राची ने फोन रख दिया। वह कटे पेड़ से गिर पड़ी। विनय, तुमने इतना बड़ा छल क्यों किया? मैं किसी की जूठन को अपने भार पर सजाए रही। एक पल में ही उसके विचार बदल गए। विनय के प्रति सहानुभूति और प्यार घृणा और उपेक्षा में बदल गए। मन हुआ विनय को इसी हाल में छोड़कर भाग जाए, अपने कर्मों की सजा अपने आप पाए। जिए या मरे, वह क्यों तिल तिल कर जले? जीवन का सारा खेल संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं ही खत्म हो जाएं तो जीवन मरुस्थल बन जाता है। अपना यह मरुस्थली जीवन किसे दिखाए प्राची? एक चिंगारी सी जली और बुझ गई। विनय उसे पुकार रहा था, पर प्राची कहाँ सुन पा रही थी। वह तो दोनों हाथ खुलकर लुटी है, विनय ने भी और भावनाओं ने भी। विनय के इतने करीब होकर भी कभी उसने अपना मन नहीं खोला। एक बार भी अपनी करनी पर पश्चाताप नहीं हुआ। आखिर विनय ने कैसे समझ लिया कि प्राची हमेशा मूर्ख बनी रहेगी, केवल उसी के लिए लुटती रहेगी? आखिर कब तक? जवाब देना होगा विनय को। क्यों किया उसके साथ ऐसा? क्या कमी देखी प्राची में? क्या प्राची अब विनय का साथ छोड़कर अपने लिए कोई और विनय तलाश ले? विनय तो अब उसके किसी काम का रहा नहीं। घिन आई प्राची को, यह सोचकर कि एक झूठे आदमी को अपना समझ अपने हिस्से की जूठन समेटती आई। उसकी तपस्या को ग्रहण लग गया। विनय को आज उसके सवाल का जवाब देना ही होगा। तुमने ऐसा क्यों किया विनय? मैं सब जान चुकी हूँ। अब विनय असहाय सा प्राची को देखने लगा। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।